Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. Today we are going to discuss NCERT exercise of chapter Force and Pressure, in which first question is give two examples each of situations in which you push or pull to change the state of motion of objects. आपको दो एग्जाम्पल देने हैं ईच सिचुएशन के. फर्स्ट सिचुएशन है पुश की और फिर सेकंड सिचुएशन है पुल की. पुल मीन्स अप्लाइंग फोर्स इन ए डायरेक्शन टूवर्ड्स अस. पुश मीन्स होता है कि कोई भी फोर्स अगर हम अपनी बॉडी के टूवर्ड्स अप्लाई करते हैं, इट इज नॉन एज पुल. पुल मीन्स अप्लाइंग फोर्स in a direction towards us. When we applying a force towards on body, it is known as pulling. Example is opening a drawer. Opening a drawer, अगर हम किसी भी ड्रॉर को ओपन करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी की तरफ खींचते हैं. It is known as pulling. Second example is pulling a cart. किसी भी कार्ट को अगर हम अपनी बॉडी की तरफ खींचें, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पुल. नेक्स्ट पुशिंग, पुश करना. पुश मीन्स अप्लाइंग फोर्स इन ए डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस. अपनी बॉडी से अवे फोर्स अप्लाई करना, दैट इज नॉन एज पुशिंग. एंड एग्जाम्पल ऑफ पुशिंग, किकिंग ए फुटबॉल. एक फुटबॉल को अगर हम किक करते हैं, इट इज नॉन एज पुशिंग. सेकंड एग्जाम्पल इज मूविंग ए लोडेड कार्ट अवे फ्रॉम अस. अगर हम किसी भी लोडेड कार्ट को, किसी भी कार्ट को अपनी बॉडी से अवे मूव करवाते हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पुश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू एग्जाम्पल्स of situations in which applied force causes a change in the shape of an object. ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं ऐसी सिचुएशंस के जिसमें हम फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स क्या करें, उस ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करें. फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन वी यूज डफ फॉर मेकिंग चपातीज, व्हेन वी प्रेस द डफ विद आवर हैंड्स, we apply force on the duff which changes its shape. अगर हम आटे के डफ को क्या करें, हाथ से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, तो उसकी शेप जो है वो क्या होती है, चेंज होती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन वी स्क्वीज द टूथपेस्ट ट्यूब, इट्स शेप चेंजेस. दिस इज बिकॉज वी अप्लाई फोर्स ऑन द ट्यूब वाइल स्क्वीजिंग. अगर हम क्या करें, किसी भी टूथपेस्ट ट्यूब को स्क्वीज करें तो हम उसके ऊपर फिंगर से क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो फोर्स क्या करता है, उसकी शेप को चेंज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमें क्या करना है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनके अंदर ब्लैंक स्पेस है, उसको फिल करना है. First, to draw water from a well, we have to blank space at the rope. हम किसी भी वेल से वाटर को, वाटर बकेट जो है उसको ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस रोप को पुल करते हैं. मीन्स उसको, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं टूवर्ड्स आवर बॉडी, एंड इट इज नॉन एज पुलिंग. तो हम उसको क्या करेंगे, पुल करेंगे. सेकेंड इज a charged body, blank space, an uncharged body towards it. कोई भी चार्ज्ड बॉडी जो है वो अनचार्ज्ड बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी. तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है उसके अंदर क्या आएगा, अट्रैक्ट्स. नेक्स्ट इज
टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू ब्लैंक स्पेस 8। किसी भी लोडेड ट्रॉली को हमने क्या करना है, मूव करवाना है। तो इसके अंदर हमारे पास दोनों सिचुएशन हो सकती है, हम उसको पुल भी कर सकते हैं और हम उसको क्या कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन आएंगे, पुल ऑब्लिक पुश। अगर आप ओनली पुश लिखते हो करेक्ट है, ओनली पुल भी लिखोगे तब भी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट ब्लैंक स्पेस द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के सेम पोल को, मीन्स नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर यहाँ साउथ पोल होते दोनों जगह तब भी वो क्या करते, रिपेल करते, और डिफरेंट पोल्स जो हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an archer stretches her bow while taking aim at the target. She then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms. एक आर्चर जो है वो क्या करता है, अपने बो जो है उसको स्ट्रेच करता है एम को टारगेट करने के लिए। तो उसके लिए हमें अलग अलग सिचुएशंस दी हुई है। फर्स्ट है टू स्ट्रेच द बो, द आर्चर अप्लाइज ए फोर्स दैट कॉजेज ए चेंज इन इट्स। अगर वो क्या करता है, स्ट्रेच करता है बो को, तो वो क्या करेगा, उसकी शेप को चेंज करेगा। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, शेप। मीन्स वो फोर्स जब अप्लाई करेगा तो उसमें क्या होगा, शेप में चेंज होगा। सेकेंड, the force applied by the archer to stretch the bow is an example of force. जब वो बो पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो क्या यूज कर रहा है, अपने मसल्स को यूज कर रहा है। इट मीन्स इट इज मस्क्यूलर फोर्स। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या होगा, मस्क्यूलर फोर्स होगा। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फोर्स। कौन से फोर्स का एग्जाम्पल है, कब, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन जो है उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे जो एरो को हम स्ट्रेच, जो बो को स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो क्या है, कॉन्टैक्ट में है, और उस टाइम जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट, while the arrow moves its target, the forces acting on it are due to first blank space and that due to second blank space. फर्स्ट उसके अंदर क्या है, जब एरो मूव करता है तो वो किस में मूव कर रहा है, एयर में मूव कर रहा है। तो उस पर दो फोर्सेस लगते हैं, एक तो लगेगा ग्रेविटी, मीन्स अर्थ जो है उसको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, एंड सेकेंड ड्यू टू एयर फ्रिक्शन फोर्स। तो फर्स्ट जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे क्या आएगा, ग्रेविटी आएगा, एंड इन सेकेंड फ्रिक्शन फोर्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force and the object on which it acts. State the effect of the force in each case. इसके अंदर हमें अलग अलग केसेस दिए हुए हैं जिसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, एजेंट ऑफ फोर्स। मीन्स फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, सेकंड क्या बताना है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, कौन से ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स एक्ट करता है, एंड थर्ड इज इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स, उस फोर्स का इफेक्ट हमें बताना है। फर्स्ट केस हमें दिया हुआ है, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। किसी भी लेमन को हम क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं। मीन्स हम फोर्स किससे अप्लाई करेंगे, हमारे फिंगर से, और वो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, लेमन पे लग रहा है, और वो फोर्स जो है क्या करेगा, उस लेमन की शेप को चेंज करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा,
फोर्स अप्लाइड बाय आवर फिंगर्स एंड इट चेंजेस द शेप ऑफ लेमन। और फोर्स के लिए एजेंट हो गया फिंगर्स, किस पे अप्लाई हो रहा है, लेमन पे, और इफेक्ट क्या आया, चेंज इन शेप ऑफ लेमन। सेकेंड केस, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब। टूथपेस्ट ट्यूब जो है उससे हम पेस्ट को बाहर निकालते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस टूथपेस्ट के ट्यूब को स्क्वीज करेंगे, प्रेस करेंगे यूजिंग आवर फिंगर्स, अपने फिंगर्स से। तो एजेंट क्या हो गया, फिंगर्स हो गई। फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, टूथपेस्ट ट्यूब पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ भी क्या होगा, चेंज इन शेप होगी। तो आंसर इज फोर्स अप्लाइड बाय आवर फिंगर्स एंड इट चेंज द शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब। नेक्स्ट केस, a load suspended from a spring while its other end is on a hook fixed to a wall। एक स्प्रिंग है, उसका एक एंड जो है हमने वॉल से फिक्स किया है और दूसरा एंड जो है वहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, लोड सस्पेंड किया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने लोड सस्पेंड किया है उसका वेट जो होगा वो उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स होगा। तो एजेंट जो है वो फोर्स का क्या हो गया, लोड हो गया। किस पे लग रहा है, स्प्रिंग पे लग रहा है। अब चेंज क्या होगा, उस स्प्रिंग की शेप जो है वो क्या होगी, चेंज होगी, मीन्स उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। आंसर इज लोड पुशेस द स्प्रिंग एंड इट चेंज द शेप ऑफ स्प्रिंग। मीन्स लोड जो है वो पुश करेगा स्प्रिंग को और उसकी शेप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। नेक्स्ट, एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट। किसी भी सर्टेन हाइट पे एक बार रखी हुई है, उसको क्लियर करने के लिए एथलीट जो है वो क्या करता है, हाई जंप लेता है। हाई जंप लेने के लिए वो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई करेगा, जिसमें जो ग्राउंड है वो रिजल्टेंट फोर्स लगाएगा। मीन्स वो रिप्लाई में क्या करेगा, वो भी फोर्स लगाएगा, जिससे वो क्या करेगा, जंप करेगा और बॉडी उसकी क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। हिज फीट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द ग्राउंड which helps him to jump, means it is change in motion। वो ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई करेगा तो उस केस में क्या होगा, वो फोर्स जो है वो क्या करेगा, उसकी मोशन को चेंज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ब्लैक स्मिथ हैमर से हॉट पीस ऑफ आयरन। ब्लैक स्मिथ जो है वो क्या कर रहा है, आयरन के हॉट पीस पे हैमर से स्ट्राइक कर रहा है। while making a tool, how does the force due to hammering affect the piece of iron? उस piece of iron को वो कैसे affect करेगा? When a blacksmith hammers a hot piece of iron, he uses his muscular force through the hammer। हैमर को जो मोशन करवाने में वो क्या करेगा, अपना मस्क्यूलर फोर्स यूज करता है। सिंस आयरन इज ए मेटल, इट्स शेप कैन चेंज। और उस हैमर से वो क्या करेगा, उस मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर स्ट्राइक करेगा और वो फोर्स जो है वो क्या करेगा, उसकी शेप को चेंज कर देगा। द मस्क्यूलर फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लैक स्मिथ changes the shape of the iron into the shape of his desired tool। Next question is, an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth। एक रबर बैलून जो है उसको क्या है, सिंथेटिक क्लोथ के साथ रब किया गया और उसके बाद क्या किया, उसको प्रेस किया अगेंस्ट ए वॉल। इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक्स टू द वॉल। तो क्या हुआ कि बैलून जो है वो क्या हो गया, स्टिक हो गया वॉल के साथ। What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? हमने पहले क्या किया, बैलून को रब किया है। कहाँ पे रब किया, सिंथेटिक क्लोथ पे। जैसे ही सिंथेटिक क्लोथ से उसको रब करेंगे तो बैलून क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बैलून जो है उस पर चार्ज शो किया गया है। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, वॉल के अगेंस्ट प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, उस वॉल को अट्रैक्ट करेगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और ड्यू टू अट्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, उस वॉल के साथ स्टिक करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास रीजन क्या आ गया, व्हेन एन इन्फ्लेटेड बैलून इज रब्ड विद ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ
इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। जैसे ही रब करेंगे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। दिस इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बैलून अट्रैक्ट्स द वॉल। ये चार्ज्ड बैलून जो है वॉल को अट्रैक्ट करेगा। दिस अट्रैक्शन ऑफ चार्ज्ड बैलून टूवर्ड्स अनचार्ज्ड वॉल इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मीन्स वॉल और बैलून जो है उनके बिटवीन क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। नेक्स्ट, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट containing water held above ground level in your hand. Discuss why the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. Name the forces acting on a plastic bucket containing water. एक बकेट जो है उसमें वाटर है, उसको आपने क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? तो उसके ऊपर जो है फोर्स लगेंगे, एक तो होगा मस्कुलर फोर्स जो क्या कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं उसको होल्ड करने के लिए। सेकंड क्या होगा, उस बकेट का वेट होगा, वेट जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और वो क्या होता है, डाउनवर्ड होगा। मस्कुलर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा। दोनों फोर्स जो है ये क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसलिए उसकी मोशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। Forces acting on the bucket are number 1 muscular force and number 2 gravitational force. Muscular force is used to hold the bucket containing the water and gravitational force is pulling the water down. Here both muscular force and gravitational force are equal. Therefore there is no change in state of motion of bucket. मीन्स दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों इक्वल फोर्स हैं और दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। तो वहाँ पे नेट फोर्स जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया तो वो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। एक रॉकेट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में सेट करने के लिए। नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड को छोड़ते ही उसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे वो फोर्सेस हमने क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फोर्स जो है क्या है, उस रॉकेट को अपलिफ्ट करने में, वहाँ से ऊपर की तरफ ले जाने में कौन सा होगा, इंजन का फोर्स होगा, दैट इज मैकेनिकल फोर्स, जो किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जैसे ही वो क्या करेगा, लॉन्चिंग पैड को छोड़ेगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। और वो ग्रेविटेशनल क्या होगा, ड्यू टू वेट ऑफ दिस रॉकेट टूवर्ड्स द अर्थ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसके अलावा हम बात करें तो इसके ऊपर एक फोर्स और आएगा, फ्रिक्शन फोर्स, ड्यू टू एयर। एयर में जब तक मूव करेगा उस पर क्या रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी रहेगा। तो यहाँ पे फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट आर फोर्स फ्रॉम द इंजन विच मेक्स द रॉकेट मूव अपवर्ड, दैट इज मैकेनिकल फोर्स। सेकेंड इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच पुल्स द रॉकेट डाउनवर्ड्स। Here the force exerted by the rocket engine is more than the gravitational force, thus the rocket moves upward. यहाँ इंजन का फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to, हम क्या करते हैं, ड्रॉपर यूज़ करते हैं, उसको हम क्या करें, उसके जो बल्ब है ऊपर बना होता है उसको प्रेस करें और फिर उसको क्या करेंगे, वाटर में इमर्ज करें उसकी नोजल को, और जैसे ही क्या करेंगे, ड्रॉपर के बल्ब को रिलीज करेंगे तो वाटर जो है वो क्या होगा, उसके अंदर फिल होगा, किस में, ड्रॉपर में। तो हमें ये बताना है कि उसके लिए क्या रीज़न है कि वो वाटर जो है उसके अंदर फिल होगा। फर्स्ट, प्रेशर ऑफ वाटर, नो। ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ये भी नहीं है। शेप ऑफ द रबर बल्ब, ये भी नहीं है, किसी भी शेप का ले लें हम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस इट इज़।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी वजह से ही क्या हो रहा है, वाटर जो है उसके अंदर फिल हो रहा है। एक्सप्लेनेशन, व्हेन बल्ब इज प्रेस्ड, जैसे ही बल्ब को प्रेस करते हैं, एयर प्रेजेंट इन ट्यूब एंड बल्ब स्केप्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। जैसे ही हम उसकी नोजल को वाटर में इमर्ज करके प्रेस करेंगे बल्ब, तो उसकी एयर जो है वो वहाँ से रिलीज होगी, निकलेगी, स्केप करेगी, किसकी फॉर्म में, बबल की फॉर्म में। ड्यू टू दिस प्रेशर इनसाइड बल्ब डिक्रीजेज, जैसे ही हम उसको प्रेस कर देंगे उसके अंदर की एयर जो है वो क्या हो जाएगी, स्केप करेगी, तो वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाउएवर देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। अब क्या है कि लिक्विड का जो सरफेस पे है उस पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। व्हेन वी रिलीज द बल्ब, जब हम बल्ब को रिलीज कर देंगे, द वाटर मूव्स इनसाइड द ट्यूब, तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो किस पे है, वाटर पे है, उससे वो क्या करेगा, इंसर्ट करेगा किसके अंदर, उस ट्यूब के अंदर, उस बल्ब के अंदर। वाटर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाएगा। हायर प्रेशर कहाँ है, बाहर है, और लोअर प्रेशर कहाँ था, ट्यूब के अंदर। तो इसलिए वाटर जो है वो क्या करेगा, उसमें इंसर्ट करेगा ट्यूब में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।